नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है MPCS। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप जो न्यूज़ हैं उनको लगातार फॉलो करते हैं तो आप लोगों को भली भांति ज्ञात होगा कि वर्तमान में आरक्षण के ऊपर एक लंबी बहस छिड़ी हुई है। लोकसभा चुनावों में भी हमने विभिन्न राजनीतिक दलों को आरक्षण के विषय में चुनावी मुद्दा बनाते हुए देखा। अब जो नव भारत टाइम्स न्यूज़पेपर है उसके आर्टिकल में भी एक आर्टिकल आया है कि क्या आरक्षण पर नए सिरे से बहस होनी चाहिए। तो क्या है इस आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क और आगे की राह क्या होनी चाहिए, इसी के लिए हम अपने टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक के माध्यम से हमें ज़रूर से उपलब्ध कराएं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जो ये टॉपिक है ये हमारे जीएस पेपर 2, 1 और 3 तीनों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां जीएस पेपर में भारतीय समाज है उसमें भी आरक्षण का टॉपिक कवर होता है, जीएस 2 में भी और जीएस 3 में भी। देखिए, यहाँ पे पक्ष और विपक्ष की बात करी गई है तो पॉइंट हमने अपनी परिपाटी के अनुसार निकाल लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन की। देखिए, आरक्षण की व्यवस्था भारतीय समाज में वंचित वर्गों के लिए की गई थी ताकि उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। यही आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य था और आरक्षण व्यवस्था के विषय में भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि 10 साल में यह भी समीक्षा होनी चाहिए कि जिन्हें आरक्षण मिला है उनकी स्थिति में सुधार हुआ है अथवा नहीं। अगर सुधार हुआ है तो कितना सुधार हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी भी पीढ़ी का विकास हो जाता है, मान लीजिए आरक्षण का उसको लाभ मिला और वह समाज के मुख्य धारा में आ चुका है कोई भी परिवार, तो अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये थे भीमराव अंबेडकर जी के तर्क, उनके विचार जो राइटर ने अपने आर्टिकल में रेखांकित किए हैं। अब इसके पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तर्क क्या था कि आरक्षण कोई बैसाखी नहीं है। आरक्षण ऐसी बैसाखी नहीं है कि जिसके सहारे पूरी जिंदगी कट जाए। इसलिए संविधान में उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था को स्थायी नहीं बनवाया, अपितु हर 10 साल बाद आप देखते हैं कि जो भारतीय संसद है उसे कानून बनाकर 10 साल के लिए आरक्षण व्यवस्था को आगे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान में जो आरक्षण का मुद्दा है वो सामाजिक से ज़्यादा एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कोई भी राजनीतिक दल वोट बैंक की खातिर इस व्यवस्था की समीक्षा के विषय में अपने जो विचार हैं उनको सकारात्मक रूप में नहीं रखता। अब देखिए, जहां समाज की अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों को प्रारंभ में ही आरक्षण दिया गया, वहीं मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद जब 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो सरकारी नौकरियों में भी ओबीसी को भी 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। वर्तमान में इंदिरा साहनीवाद में इस सरकार के इस निर्णय को चुनौती दी गई, लेकिन इंदिरा साहनीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जो ओबीसी को सरकार द्वारा 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है वह क्या है, संवैधानिक है। और साथ ही ये भी रेखांकित किया कि दक्षता, कौशलता इत्यादि प्रभावित ना हो। किसी भी संस्थान में कार्य करने वाले लोगों में उस संस्थान की कुशलता, दक्षता प्रभावित ना हो और कुछ जो वाकई डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो भी अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। तो इसलिए आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था इंदिरा साहनीवाद में। देखिए, शुरू में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी 1990 में, तो जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया था वो केवल और केवल सरकारी नौकरियों में दिया गया था। लेकिन 2004 में शैक्षणिक संस्थानों के लिए दाखिलों में भी ओबीसी को आरक्षण दिया गया, अर्थात 2004 में दिया गया। 1990 में केवल सरकारी नौकरी में ओबीसी को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण एक बिंदु हो सकता है।
देखिए, अब बात करते हैं कि आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए या आरक्षण के विपक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं। देखिए, आरक्षण की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात यही है कि आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान में की गई है वो पिछड़ेपन के तौर पर की गई है। पिछड़े लोगों को, जो समाज के वंचित वर्ग हैं, SC ST, और समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं OBC, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इसी आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक जाति, समाज में प्रत्येक वर्ग अपने आप को पिछड़ा दिखाने की होड़ में लगा हुआ है ताकि वो भी आरक्षण का लाभ ले सकें। अगर मान लीजिए इस तरह की मानसिकता होगी समाज के अंदर, तो हमारा देश, जिसका लक्ष्य है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है, तो वो अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेगा। एक तरफ हम अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा वर्ग, हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि उसे भी आरक्षण चाहिए, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हम विकसित बने। तो ये कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि आरक्षण के माध्यम से केवल चुनिंदा जगह ही लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिल सकता है, सभी लोगों को नहीं मिल सकता। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जो इस मानसिकता है इससे ऊपर उठना होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक बहुत बड़ी विसंगति जो निकल कर आती है, जो OBC आरक्षण के लिए के संदर्भ में है, कि जब 1993 में आरक्षण दिया गया था OBC वर्ग को, तो क्रीमी लेयर की जो एक संकल्पना है उसको व्यवहार में लाते हुए ये सुनिश्चित किया गया कि OBC वर्ग में अगर किसी की 1 लाख रुपए से ज़्यादा आय है तो वह आरक्षण का हकदार नहीं होगा। समय समय पर इस आय सीमा को बढ़ाया गया, और हाल फिलहाल में लास्ट समय 2017 में इस सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया। अब देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्रीमी लेयर में जो हम ये बात कर रहे हैं 8 लाख रुपए वार्षिक की, इसमें वेतन वाली आय को तो जोड़ा ही नहीं जाता। इसमें उस आय को जोड़ा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार को कृषि या अन्य स्रोतों से आय मिल रही है। अगर उसी परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो उसमें वेतन की आय को नहीं जोड़ा जा रहा। तो ये अपने आप में एक बड़ी विसंगति है। दूसरी चीज़, देखिए, सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देती है आरक्षण जैसी व्यवस्था, और सामाजिक एकता पर खतरा भी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो लोग हैं, वंचित वर्ग, वो ये सोचते हैं कि सदियों से तथाकथित उच्च जातियों ने हमारा शोषण किया है, इसलिए हमें आरक्षण मिलना चाहिए। और तथाकथित उच्च कहलाने वाली जातियां, वो उनकी जो मानसिकता है वो ये रहती है कि कहीं ना कहीं हमारा हक मारा जा रहा है। तो इससे क्या है, समाज में एक सामाजिक विभाजन पैदा होता है। सामाजिक विभाजन की जो खाई है वो चौड़ी होती जाती है, और सामाजिक एकता पर प्रहार होता है। अगर मान लीजिए एक तरफ हम ये सोचते हैं समाज को आधुनिक बनाने के लिए कि समाज में जाति प्रथा जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और आरक्षण हम दे रहे हैं जाति के आधार पर, तो इस तरह से जाति प्रथा के अस्तित्व को, जाति प्रथा की संकल्पना को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इससे तो जाति प्रथा की जो अवधारणा है वो और ज़्यादा मुखर होगी। दूसरी चीज़, देखिए, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के लोगों को ही नहीं मिल पाता, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं ऊपर से कि 8 लाख रुपए जो वार्षिक सीमा है उन्हीं लोगों को मिलेगा आरक्षण का लाभ, अगर 8 लाख रुपए से कम है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्तमान में 2-2.5 लाख रुपए भी आमदनी नहीं है, लेकिन जो लोग एक बार 8 लाख रुपए तक की सीमा तक पहुंच चुके हैं, वही अपने बच्चों को संसाधन उपलब्ध करा पाते हैं, अच्छे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलवा पाते हैं, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला कराते हैं। तो वही लोग, वही पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ उठाते रहते हैं, जबकि आरक्षण जिन लोगों के लिए वास्तव में आज ज़रूरत बना हुआ है, जिन लोगों को एक बार भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उन लोगों को आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आवश्यकता क्या है कि जो वास्तव में पिछड़े हैं, जिन्हें वास्तव में आर्थिक सहारे की ज़रूरत है, उन्हीं लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। और आरक्षण का उद्देश्य भी यही है कि जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जो आज तक मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ मिले। और इस विसंगति में जो क्रीमी लेयर की विसंगति है, इसे जहाँ एक तरफ हमें तार्किक करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ जो वेतन की आय है उसे भी हमें क्रीमी लेयर के प्रावधान में
सम्मिलित करना चाहिए। तो वर्तमान में क्या विमर्श की आवश्यकता है कि कितने ज़रूरतमंद लोगों को आरक्षण मिला और कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ मिल रहा है और कितने लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए इसके लिए विमर्श की आवश्यकता तो देखिए है ही। अब आरक्षण व्यवस्था को हूबहू बनाए रखने के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं वो देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान जो व्यवस्था करता है, जो वकालत करता है, वो समान अवसर के सिद्धांत की वकालत करता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि आरक्षण अवसर के समानता की उल्लंघन ना करे। मान लीजिए, अगर हम केवल और केवल एक निरपेक्ष समानता की बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति है, एक हमें रेस लगवानी है 3 लोगों के बीच में, तो स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम होगा। यह है निरपेक्ष समानता। लेकिन सापेक्षिक समानता की अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो दिव्यांग है एक पैर से, तो अगर हम उसे उस रेस में 50 मीटर या 100 मीटर का एडवांटेज दे देते हैं और उसके बाद लोगों को से कहते हैं कि आप रेस लगाइए, तो ये एक तरह से क्या होगा, वास्तव में सामाजिक न्याय के माध्यम से समान अवसर के सिद्धांत की अवधारणा को वास्तव में लागू किया जा सकता है। इसलिए निचले पायदान पर जो खड़े लोग हैं उनको तथाकथित उच्च पायदान पर खड़े लोगों के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर किसके माध्यम से सुनिश्चित होता है? आरक्षण के माध्यम से ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का समान अवसर का सिद्धांत सुनिश्चित किया जा सकता है। और भेदभाव के कारण जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके लिए ये एक सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार है। दूसरी चीज़, मान लीजिए कुछ लोग मेरिट पर सवाल उठाते हैं कि भाई मेरिट पर जो लोग हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो मेरिट पर सवाल उठाना अपने आप में जायज़ है, लेकिन वही लोग उस व्यवस्था पर क्यों नहीं सवाल उठाते जिसमें पहले से ही कुछ सीटें डोनेशन और मैनेजमेंट कोटे के तहत जो सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं उनके लिए सुरक्षित कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि हमने कभी डोनेशन या मैनेजमेंट वाली जो सीट है उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, लेकिन इस बात पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाया कि भाई मेरिट पर ही केवल सीटों का सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए, आरक्षण की जहाँ तक बात है तो आरक्षण जैसे हमने ऊपर देखा कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है, समान अवसर के सिद्धांत को वास्तव में लागू करने में सहायता देता है, वहीं प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है आरक्षण के माध्यम से। इसलिए ये इसके माध्यम से समता का निर्माण होता है समाज में और लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिचायक होता है कि अगर प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक विभाग में अगर प्रतिनिधित्व है तो, इसलिए सामाजिक न्याय के लिए भी अपरिहार्य है। अब देखिए आगे की राह क्या हो सकती है आरक्षण के विषय में। देखिए, भारतीय सरकार को और एनजीओ को, सिविल सोसाइटी को यह सुनिश्चित करने की, इस विमर्श को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि ज़रूरतमंद लोगों को ही आरक्षण का जो लाभ है वो मिलना चाहिए। साथ ही रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है जिसमें ओबीसी के विषय में उपवर्गीकरण करके जो आरक्षण व्यवस्था है उसको और अधिक तार्किक बनाने का जो प्रावधान है उनको विश्लेषण करने की आवश्यकता है और भारतीय परिस्थितियों में उनको लागू करने की भी जो संभावनाएं हैं उनको टटोलना चाहिए। तो वर्तमान में देखिए, भारतीय समाज आज भी ऐसी स्थिति में नहीं आ पाया है जहां हम ये कह सकें कि भाई आरक्षण को अब समाप्त कर देना चाहिए। आज भी अखबारों में ऐसी खबरें आती हैं कि जहां निचली जाति कही जाने वाले लोगों ने जब शादी के दौरान वो घोड़े पर चढ़ रहे थे, तो जब उनकी जो बारात थी या घुड़चढ़ी थी वो तथाकथित उच्च जाति के मोहल्लों में से निकली तो उन्हें घोड़े से उतरना पड़ा। तो इस तरह की अगर कुरीतियाँ, इस तरह की मानसिकता अगर आज भी समाज में व्याप्त है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, इस विषय में विमर्श को आगे बढ़ाने की आवश्यकता अवश्य है कि जो समाज के वंचित लोग हैं, आज भी समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं और बहुत ही दुर्बल परिस्थितियों में अपना वो जीवन यापन कर रहे हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तभी सतत विकास के साथ साथ समावेशी विकास की अवधारणा को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। इसके पक्ष और विपक्ष में बिंदु
जो हैं वो दोनों ही आपको समझ में आए होंगे। तो ये अपने आप मेंस आंसर राइटिंग में इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।